बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स को। ठीक है, अच्छा, अब इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है कि ताकि आपको पता चले कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या चीज़ है और साइकोलॉजिकल टूल क्या चीज़ है। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम किसी भी किस्म का डायग्नोसिस बनाना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ टेस्ट उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टेस्ट की बात हुई है तो डेफिनेटली ये साइकोलॉजिकल टूल्स की बात हो रही है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट का एक हिस्सा होते हैं। अच्छा जी, जैसे जैसे हम क्लाइंट के साथ हिस्ट्री टेकिंग करते हैं ना, तो हमें उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी जो डेमोग्राफिक्स हैं, उसकी जो भी प्रेजेंट इलनेस या जो भी उसके मतलब सर्कमस्टांसेस हैं, वो सारे हमें पता चलते जाते हैं। ठीक है, फिर उसकी बेसिस के ऊपर हम कोई ना कोई टेस्ट उस पर अप्लाई करते हैं ताकि हमें उसकी साइकोलॉजिकल जो पर्सनैलिटी है, कॉग्निशंस हैं, उसकी इवेल्युएशन करने में हेल्प हो सके। ठीक है, तो हम डायग्नोसिस बनाते हैं। अब मकसद ये है कि डायग्नोसिस में दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, असेसमेंट भी और साइकोलॉजिकल टूल भी। अब हम बात करते हैं कि टूल यूज्ड इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अब हम करेंगे कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ को सबसे पहले इवेलुएट करती है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज मेथड्स के थ्रू। अब इसमें क्या होता है, सीरीज़ ऑफ टेस्ट भी होते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बिहेवियर्स हो सकते हैं, हम उसके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कि जी इस बंदे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है उसकी एक बहुत बड़ी रेंज है इसके टूल्स की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट आ जाते हैं जिनमें टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्वेंट्रीज़ हैं एंड फर्दर सो ऑन। इसके अलावा इसमें इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं, सर्वेज होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो कि हम कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर्स होते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यूज़ होते हैं। तो अब हम इसको प्रॉपरली देखते हैं कि हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट को स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट में कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं और वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, इनका फर्दर क्या यूज़ होता है, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट की दो फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजी का इंटरव्यू देते हैं या आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़े हैं या आप एमएस करना चाह रहे हैं या आप बीएस करने, मतलब बीएस के बाद तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ना, तो बीएस के बाद एमएस ही ऐसा है कि जिसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जी असेसमेंट के दो मेथड कौन से हैं। ठीक है, तो असेसमेंट जो है वो दो मेथड से होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होगा कि हम इसमें बाकायदा तौर पर टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं हम वो यूज़ करते हैं, जिसमें बाकायदा स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन करके हम एक नतीजा अखज़ करते हैं या कन्फर्मेशंस देते हैं, डायग्नोसिस बना देते हैं। ठीक है, और इनफॉर्मल वो होती है जिसमें हम अपने क्लिनिकल स्किल्स प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हम उसमें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हम क्लिनिकल इंटरव्यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्लाइंट की जो केस हिस्ट्रीज़ हैं उनको देखते हैं। तो इसमें आ जाता है ये इनफॉर्मल मेथड है। ठीक है, इनफॉर्मल मेथड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो है डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है, जबकि फॉर्मल में क्या होता है कि हमारे पास स्टैंडर्डाइज एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको बहुत ज़रूरी होते हैं हमेशा याद रखने के लिए, तो ऐसा एक पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती चलूँ कि मेरी एक अपनी वेबसाइट बन चुकी है। ठीक है, जिसके ऊपर मैं डेली बेसिस के ऊपर या जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसका जो भी कंटेंट होता है उसको मैं बहुत ही तफसील में या बहुत ज़्यादा एक मतलब आप उसे कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में मैं वहाँ पर उसको चढ़ा देती हूँ। तो वहाँ से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए, या आप अपनी प्रेजेंटेशन या जो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे जो है इसको वेबसाइट को आपने ज़रूर देखना है, www.stayinformative.com है मेरी वेबसाइट का नाम। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात बताने लगी थी वो ये थी कि इनफॉर्मल असेसमेंट जो होती है वो हमेशा हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। ठीक है, और फॉर्मल असेसमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कंफर्मेशन कर सकें। तो इनफॉर्मल असेसमेंट से स्टार्ट कर। अच्छा जी, सबसे पहले इनफॉर्मल असेसमेंट में आता है हमारे पास क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू जो होता है वो बेसिकली एक इंटरेक्शन होता है पेशेंट और साइकोलॉजिस्ट के दरमियान। ठीक है, जिसमें जो है वो पेशेंट अपनी हिस्ट्री के बारे में बताता है, अपनी जो प्रेजेंट इलनेस होती है, अपनी जो भी उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो है वो थेरेपिस्ट के साथ या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ वो डिस्कस करता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि ये हमारी हेल्प करती है, ये हिस्ट्री जो हम टेकिंग करते हैं या क्लिनिकल इंटरव्यू जो हम करते हैं, ठीक है, ये हमारा हेल्प करता है कि हम किस तरह से डायग्नोसिस बनाएंगे,
आगे चलकर हमें थोड़ी सी मतलब एक राह जो मिलती है हम वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल इंटरव्यू होते हैं और एक नॉन स्ट्रक्चरल इंटरव्यू होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते चलूँ कि नॉन स्ट्रक्चरल इंटरव्यू जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल होते हैं या सेमी स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्लाइंट से क्वेश्चन जब पूछते हैं तो वो आंसर खुद करें, हम उससे प्रॉब्स नहीं करेंगे, हम उससे प्रॉबिंग क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पूछेंगे जो हम मतलब कि हमारी बाइसनेस की तरफ लेके जाए। हम उसको मतलब बोलने देंगे, हम उससे क्वेश्चन करेंगे, अच्छा ठीक है ऐसे था, ठीक है मज़ीद इस तरह, मतलब हम उससे मज़ीद पूछेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर्ड में ये होता है कि ये बाकायदा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, क्लिनिकल हिस्ट्रीज़ लेते हुए, क्लिनिकल इंटरव्यू करते हुए। तो इन इंटरव्यूज़ के अंदर प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं, सेट होते हैं, और वो ओपन एंडेड भी होते हैं और क्लोज एंडेड भी होते हैं, ठीक है। क्लोज एंडेड से मुराद है यानी येस और नो होगा, ओपन एंडेड में हो सकता है वो अपना आपका ओपिनियन पूछें, ठीक है। तो ये मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा जी, फिर आता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या होता है कि डेटा कलेक्टिंग की ये की होती है, किस तरह के हम क्लाइंट का जो बिहेवियर है, जैसे ही वो कमरे में आता है या वो साइकोलॉजिस्ट के रूम में आता है तो हम उसको वहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि जिसका बिहेवियर किस तरह से है, वो किस तरह अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, किस तरह उसको ऑल्टर कर रहा है। हम देखते हैं कि किस तरह के स्टाइल्स जो हैं उसने अपनाए हुए हैं, या उसके बिहेवियर को हम डिकोड करते हैं कि इस बिहेवियर का क्या मतलब है। जैसे कि अच्छा, डिकोड ऑफ बिहेवियर से क्या मुराद है, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर लोग जो होते हैं वो अपने हाथ बींच के रखते हैं या अपने पाँव मुसलसल हिलाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से हम इनके बिहेवियर से हमें ये पता चलता है कि इस बंदे में एंजाइटी है, ठीक है। ऐसा बंदा जो आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहा, उससे हमें पता चलेगा कि इसमें लो सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टैक्टिक्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे ऑब्जर्वेशंस बनाने में हमें बहुत आसानी होती है। अब ऑब्जर्वेशन जो होती है इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 4 की बात करेंगे। अच्छा जी, मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमने इंटरप्ट नहीं करना, क्लाइंट को ये महसूस नहीं होने देना कि हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि जो सिनेरियो इसके अंदर हम इंडल्ज होकर ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम चेक करते हैं कि अगर मतलब ये चीज़ हो रही है तो इस तरह से है, इस तरह से, मतलब हम स्ट्रक्चर वाइज उसको एक प्रॉपर साख्त में, प्रॉपर स्ट्रक्चर में चेक करते हैं। अनस्ट्रक्चर हम रैंडमली देखते रहते हैं। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, हम क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं किसी एक्टिविटी में, उसके किसी बिहेवियर को जांचने के लिए, उसकी ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए। अच्छा जी, देन आता है हमारे पास केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड हमेशा याद रखें कि इंडिविजुअल के बारे में एक एक्सटेंसिव स्टडी होती है, ठीक है, जिसमें उसकी तमाम तर सर्कमस्टांसेस को उसको इन डेप्थ में कवर किया जाता है, ठीक है। अब जो केस स्टडीज़ हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती हैं क्लिनिकल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि जिससे हम डेटा ले सकें, तो हम क्लिनिकल हिस्ट्रीज़ में जो है वो केस स्टडीज़ को देखते हैं। केस स्टडीज़ में एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं, इंटरव्यूज़, क्वेश्चनेयर्स, ऑब्जर्वेशंस, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। और हम इसको मतलब देख सकते हैं। जैसे कि आप केस स्टडी की एग्जांपल इस तरह से लें कि एक बंदा जो पहले एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा चुका है, उसका पूरा एक केस बन चुका है, उसने ट्रीटमेंट भी ले ली लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ा, देन वो दोबारा आया, तो आप उसकी जो मतलब प्रीवियस हिस्ट्री है, जो प्रीवियस उसका सारा है, उसको हम केस स्टडी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है आइडियोग्राफिक अप्रोच। आइडियोग्राफिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है साइकोलॉजिकल रिसर्च में कि जिसमें हम सिर्फ इंडिविजुअल को एज अ इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, ठीक है, हम उसमें कोई जनरलाइजेशन नहीं करते। अब हम बात करते हैं फॉर्मल असेसमेंट की। फॉर्मल असेसमेंट बेसिकली साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन होती है जिसमें हम जर्नली परफॉर्म करते हैं। एक प्रॉपर लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट इसको परफॉर्म कर सकता है, यानी कि इसमें साइकोमेट्रिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम डिटर्मिन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं। अब इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब हमें इंडिकेट करनी होती है, हमें इन इम्प्रॉपरेट बिहेवियर को देखना होता है, इन इम्प्रॉपरेट मूड जो उसकी स्टेट है वो, और इसके अलावा जो भी फेलियर आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस में या उसको जो भी हिंड्रेंस हो रही हैं वो हम उसमें असेस करते हैं। अब फॉर्मल असेसमेंट जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि बंदे की जो प्रेजेंट है उसको हम देखते हैं कि वो कितना मेंटली प्रेजेंट है, उसका बिहेवियर, उसके कॉग्निटिव फंक्शंस देखते हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट की अपीयरेंस किस तरह की है, उसका जर्नल बिहेवियर किस तरह का है, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, एक्टिवनेस क्या है, वो कितना अटेंटिव है। इसके अलावा उसकी मोटर स्किल्स क्या हैं, उसकी स्पीच कैसी है, उसका मूड कैसे है, उसकी थॉट, परसेप्शन, एटीट्यूड, इनसाइट और रिएक्शंस कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में एवेलुएट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम उसकी लैंग्वेज, मेमोरी, कंस्ट्रक्टिव एबिलिटीज़ और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इसके अलावा बहुत कॉमन जो मतलब कि रेलेवेंट क्लिनिकल इंसान के पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो सारे हम इसमें कवर करते हैं। अच्छा, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का बाकायदा एक परफॉर्मा होता
होता है जिसको हम प्रॉपरली फिल करते हैं, ठीक है। और इसकी बेसिकली 8 डायमेंशंस होती हैं जिसको हमने कवर अप करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की, जो कि बहुत ही वास्ट है, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को साइकोमेट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि इसमें हम डायग्नोसिस बनाने के लिए स्क्रीनिंग करते हैं क्लाइंट की, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो डायग्नोसिस में भी यूज़ होता है, इसके अलावा डिफरेंट जॉब पर्सपेक्टिव्स के लिए यूज़ हो सकता है, एकेडमिक प्लेसमेंट्स में, इसके अलावा सर्टन बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिसर्च पर्पज़ में, यानी कि इसके मतलब 100 ऑफ रीजंस हैं कि हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को यूज़ करते हैं। अब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हमेशा याद रखें कि ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसके ऊपर हम जो है वो अपने पेशेंट को चेक करते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट जैसे हम कर सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वोकेशनल टेस्ट होते हैं, एटीट्यूड टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी, और बहुत सारे अलग दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखी है और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे बाकायदा साइकोलॉजिकल टेस्ट को। मैं 1 बाय 1 कुछ टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगी, तो आपकी जो है वो फर्दर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।